हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्ज़ाम क्रैक्स विद प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। आज एक कहानी विधा जो हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, कल कुछ पढ़ा दिए थे, उसके आगे आज आगे कल जयशंकर प्रसाद तक आप लोगों को पढ़ाए थे। अब उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। इम्पॉर्टेंट है, वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? शरणागत। शरणागत है जो है 1950 में। कलाकार का दंड 1950, जिसमें शरणागत इम्पॉर्टेंट है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। शरणागत है, कलाकार का दंड है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक कहा जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ऐतिहासिक परंपरा कहानियों की परंपरा के जनक कौन है, तो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा के जनक कौन है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा क्या है? ऐतिहासिक है। राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? कानों में कंगना। कब लिखी गई? 1913 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है कि कानों में कंगना किसका है। हमने कल आपको बताया है, याद होगा तो, कि राधिका के कानों का कंगन बिजली की तरह चमक रहा था। तो उनकी दो रचनाएं थी, एक कानों में कंगना, एक बिजली। तो इस तरह आप ध्यान देते ट्रिक से चलेंगे तो आपको ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, और ऑप्शन जैसे ही आपके सामने आएगा तैसे आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो कब लिखा गया? 1913 में। अब कानों में कंगना प्रसिद्ध कहानी है, तो ये पूछा जाएगा कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं राधिका रमण की कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, और रावनी समा है। तो कुसुमांजलि, कुसुम की अंजलि किसके पास है? यानी फूलों को अंजलि भर के किसको चढ़ाया जाता है? तो राधिका को चढ़ाया जाता है। गांधी टोपी इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन देख लीजिए रावनी समा। तो ये इनका हो गया। राधिका रमण प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण कहानी है बिजली। अभी हमने बताया था आपको, बिजली। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई चतुर्सेन शास्त्री जो है 1914 से ही कहानी लिख रहे हैं। कौन सी कहानियाँ लिखे हैं? कि रजकण है, अक्षत है, बाहर भीतर है, दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी इम्पॉर्टेंट है, सोया हुआ शहर ये भी इम्पॉर्टेंट है, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओझ, सिंहगढ़। अब रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहाँ मोरी सजनी, ये इम्पॉर्टेंट है, और सोया हुआ शहर इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनके 9 कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह है। तो रज, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओझ, सिंहगढ़, विजय। इतना है। जिसमें रजकण है, चलिए बाहर भीतर देख लेते हैं, सोया हुआ शहर और दुखवा में कासो कहूँ सजनी, ये इम्पॉर्टेंट है। चतुर्सेन शास्त्री की चर्चित कहानियाँ अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज और बाणवधू। ये पता नहीं क्या लिखा है, मिट गया है। तो इसमें अम्बपालिक है, प्रबुद्ध है, भिक्षुराज, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो चतुर जो होता है, क्या होता है? अम्ब का पालन करता है, यानी चतुर यहाँ लिखा है। तो चतुर क्या है? प्रबुद्ध यानी ज्ञानी है, भिक्षुओं का राजा है, और अम्बपालिक, और माँ अम्बा की क्या करता है? अम्बपालिक यानी अम्बा द्वारा पाला गया है। यानी कि चतुर कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं, प्रबुद्ध यानी ज्ञानी होते हैं, भिक्षुओं के राजा होते हैं, और अम्बपालिक अम्ब द्वारा पाला गया है। हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी शेली शमा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। अब देखिए प्रेमचंद के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ। ये प्रेमचंद युग के हैं ये लोग जितने हैं। कि अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद युग के कहानीकार और
कहानीकार कौन कौन से हैं? तो विश्वम्भर हैं, राय कृष्णदास हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, शिवपूजन सहाय हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, बद्री भट्ट सुदर्शन हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, विनोद शंकर व्यास हैं, जनार्दन झा हैं, बेचन शर्मा उग्र हैं और चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। अब नीचे देख लीजिए इनके, हम देखो कैसे याद करते हैं। विश्वम्भर गल्प मंदिर इम्पॉर्टेंट है, चित्रशाला इम्पॉर्टेंट है और कल्लोल भी है, प्रेम मणिमाला। तो गल्प मंदिर कहाँ बना है? चित्रशाला में। गल्प मंदिर कहाँ बना है? विश्वम्भरनाथ कहते हैं कि विश्वम्भरनाथ का गल्प मंदिर कहाँ? चित्रशाला में है। और चित्रशाला में क्या हो रहा है? कल्लोल हो रहा है। उसमें प्रेम की प्रतिमा बैठाई गई है, यानी विश्वम्भर बाबा की प्रेम की प्रतिमा बैठाई गई है और उन्हें मणियों की माला पहनाई गई है। तो हम इस प्रकार याद करेंगे कि विश्वम्भर जो है का गल्प मंदिर है और गल्प मंदिर बना कहाँ है? चित्रशाला में, 2 भागों में बना है और उसमें कल्लोल हो रहा है, कल्लोल हो रहा है और प्रेम की प्रतिमा बैठाई गई है और वो प्रतिमा क्या पहनी है? मणियों की माला पहनी है। तो विश्वम्भरनाथ शर्मा हो गए। तो गल्प मंदिर 1900 में बना गया, 1919 में, और फिर 5 साल बाद 1924 में चित्रशाला लिखी गई। फिर 5 साल बाद चित्रशाला भाग 2 लिखा गया, कल्लोल 33 में लिखा गया। इस तरह प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। तो शायद आपको याद हो गया होगा कि विश्वम्भरनाथ का गल्प मंदिर चित्रशाला में बना, उसमें वो चित्र 2 भागों में बना, कल्लोल हो रहा था, प्रेम की प्रतिमा थी जिसमें मणियों की माला पहनाई गई थी। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। राय कृष्णदास अनाख्या, अनाख्या है 1929 में, सुधांशु 1929, आँखों की था और कहानी, आँखों की था और कहानी। तो अनाख्या सुधांशु, आँखों की था और अन्य कहानियाँ हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि राय कृष्णदास को के 2 बच्चे थे, अनाख्या और सुधांशु। कौन थे? अनाख्या और सुधांशु, जिनकी आँखों की था नहीं पाई जा सकती थी, जिनकी आँखों की था नहीं। तो राय कृष्णदास के 2 बच्चे थे, अनाख्या और सुधांशु, एक लड़का एक लड़की, अनाख्या और सुधांशु। उनको जो है देखकर आँखों की था नहीं पाई जा रही थी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, यही दोनों हैं, अनाख्या 29, सुधांशु 29, यानी अनाख्या और सुधांशु, इनके दोनों बच्चे एक ही सन में हुए हैं। चलिए, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे इम्पॉर्टेंट है, बोलगा से गंगा, ये तो कई बार आया है। तो सतमी के बच्चे बोलगो से गंगा, यानी सतमी के बच्चे, यानी राहुल ने सतमी के बच्चों को कहाँ घुमा दिया? बोलगा से गंगा तक घुमाया। राहुल सांकृत्यायन सप्तमी के बच्चे को बोलगा से गंगा तक घुमाया, या सप्तमी में बोलगा से गंगा तक घूमे। राहुल सांकृत्यायन सप्तमी में बोलगा से गंगा तक घूमे। तो बोलगा से गंगा 44 है और सप्तमी के बच्चे क्या है? 35 में है, यानी 9 साल बाद घूम के लौटे हैं बोलगा और गंगा से। तो राहुल सांकृत्यायन सप्तमी में बोलगा से गंगा तक घूमे। शिवपूजन सहाय का है कहानी का प्लॉट, महिला महत्व, शिवपूजन महिला का महत्व और कहानी का प्लॉट। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंजलि, झलमला, कनक रेखा। अंजलि झलमला 1934 में लिखा गया, कनक रेखा 1961 में लिखा गया। इसमें अंजलि है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। बद्री भट्ट सुदर्शन, इनका है सुप्रभात 1933, परिवर्तन 26, सुदर्शन सुधा 26, तीर्थ यात्रा 27, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीनी 1947, झरोखे 1900, ये झरोखे इम्पोर्टेंट है 1939। अब देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ सुने होंगे, वहाँ सुप्रभात में ही परिवर्तन हो जाता है,
बद्रीनाथ में सुप्रभात में ही यानी कि प्रभात के समय ही परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? सुदर्शन, अच्छे दर्शन होते हैं, तीर्थों से यात्राएँ होती हैं और अच्छे दर्शन से सुमन की बारिश होती है और पनघट पर नगीने झरोखे से देखते हुए जो है प्रतीत होते हैं। पनघट पर नगीने इस तरह चमक रहे हैं जैसे वो झरोखे से झाँक रहे हों। तो बद्रीनाथ में सुप्रभात के समय परिवर्तन होता है और सुंदर दर्शन से सुधा यानी अमृत और सुमन प्राप्त हो। सुमन यानी कि सुदर्शन, जब अच्छा दर्शन होता है तो वहाँ अमृत और सुमन की वर्षा होती है। तीर्थ यात्रा पर पनघट पर नगीने ऐसे लग रहे हैं जैसे ऐसे मतलब उनका पानी जो है पनघट पर पानी ऐसा चमक रहा है, नगीने की तरह चमक रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे कोई झरोखे से झाँक रहा हो। चलिए फिर से दोहरा लेते हैं कि बद्रीनाथ में सुप्रभात के समय परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? जब हमें सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन होता है तो हमें मतलब हमें अच्छा दर्शन भी होता है और सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन के समय सुधा माने सुधा यानी अमृत और पुष्प सुमन, एक सुदर्शन दो है, एक के साथ सुधा लगा है, एक के साथ सुमन लगा है। तो सुधा यानी सुदर्शन, अच्छे दर्शन के समय अमृत और पुष्पों की वर्षा होती है। तीर्थ यात्रा में पनघट पर जल कैसे चमकता है? नगीने की भांति चमकता है जैसे कोई झरोखे से झाँक रहा हो। तो झरोखा 1939 में है, सुप्रभात 1923 है, परिवर्तन 1926 है, सुदर्शन सुधा 1926 है। परिवर्तन और सुदर्शन सुधा एक ही डेट पर है। तीर्थ यात्रा 27 है, सुदर्शन सुमन 1933 है, पनघट 39 है, नगीने 47 है, झरोखे झरोखे 39 है, नगीने 47, पनघट 39। ये सुप्रभात और परिवर्तन ये इम्पॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद हृदयेश नंदन निकुंज बनमाला, इनका दोनों पढ़ लीजिएगा। चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद कहाँ रहते हैं? नंदन में, नंदन निकुंज में। और क्या पहनते हैं? बनों की माला। क्या पहनते हैं? बनों की माला। चंडी प्रसाद नंदन निकुंज में रहते हैं और बनों की माला पहनते हैं। यानी ये चाहे कह दो चंडी माँ नंदन में रहती हैं और बनों की माला पहनती हैं। ये बन जो है वो होता है गुंजा, बन की माला। भगवती प्रसाद वाजपेयी मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्पकरणी, हिलोर, ये इम्पॉर्टेंट है। खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव। देखिए अब भगवती को क्या चढ़ता है? मधु का, मधु चढ़ती है। दीपों की जो है माला, जैसे दीप ऐसे सजाए जाते हैं जैसे मतलब दीपों की माला बना दी जाती है। पुष्करणी, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हिलोर, वहाँ गंगा हिलोरें लेती है। वहाँ खाली बोतल पड़ी मिलती है। मेरे सपने ज्वार भाटा, और माता को देखकर मेरे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूँ ज्वार भाटा की तरह, जैसे ऊपर नीचे गिर रहा हो। कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव। और उपहार में कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपहार में अंगारे मिलते हैं जो जिनका उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, यही है मधुपर्क है, यानी भगवती को मधु चढ़ता है, दीप चढ़ता है, पुष्प चढ़ता है और ज्वार भाटा है, कला की दृष्टि और अंगारे। भगवती जो है जब क्रोधित होती हैं तो क्या निकालती हैं? अंगारे उनकी आँखों से निकलते हैं। कला की दृष्टि भगवती प्रसाद वाजपेयी। विनोद शंकर व्यास हैं, नौपल्लव है, तूलिका है, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियाँ। तो इनमें है नौपल्लव देख लीजिए, मणिदीप। तो विनोद क्या है? नौपल्लव है और मणि का दीपक चला, नए नए पल्लव जो है लाते हैं और मणि का दीपक जलाते हैं विनोद शंकर। जनार्दन प्रसाद झा, इनका मधुमयी है, किशलय, मालिका, मृदुदल। जनार्दन किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो कैसे कोमल है? किशलय की भांति कोमल है। मालिका यानी माला, फूलों की माला की भांति क्या है? मृदु है और मधुमयी है। यानी कि
जनार्दन भगवान किशले की तरह कोमल हैं, मालिका की तरह मृदुल हैं और मृदुल और मधुमय हैं, मृदुल और मधुमय। जनार्दन किसले की तरह को जो है किसले की तरह कोमल है, मालिका की तरह मृदुल और मधुमय है, इस तरह याद कर लीजिए। अब आ गए भाई बेचन शर्मा उग्रे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको खूब अच्छे से, इनका जितना भी है, जितनी भी कहानियाँ हैं, इनको हम अच्छे से याद करेंगे। बेचन शर्मा उग्र चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिनगारी इम्पोर्टेंट है, चॉकलेट इम्पोर्टेंट है, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दोजख की आग, क्रांतिकारी कहानियाँ, उग्र का हास्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। तो इसमें चॉकलेट इम्पोर्टेंट है, चिनगारी है, इंद्रधनुष है और दोजख की आग है, गल्पांजलि है और क्रांतिकारी कहानियाँ हैं, बाकी और तो ऐसे। लेकिन चलिए हम इनको याद कर लेते हैं। उग्र जो है क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट खा के शैतान मंडली में क्या करते हैं, चिनगारियाँ उड़ाते हैं। इंद्रधनुष घोड़े की कहानी, और वो जब चिनगारियाँ उड़ती हैं तो हमें कैसे दिखाई देती हैं, इंद्रधनुष की भांति दिखाई देती हैं। और जब इंद्रधनुष की भांति दिखाई देते हैं तो उग्र जी क्या करते हैं, सबको घोड़े की कहानियाँ सुनाने लगते हैं, बलात्कार पर बातें बताते हैं और बताते हैं कि बिल्कुल निर्लज्जा की बात है। तभी दोजख की आग मुसलमानों में कहा जाता है, दोजख की आग, तभी दोजख की आग दिखाई देती है और उस पर क्रांतिकारी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। फिर उग्र की हंसी उड़ाई जाती है, उग्र का हास्य से हंसते हैं। गल्प अंजलि यानी गल्प अंजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। तभी गल्पांजल से पंजाब की महारानी रेशमी साड़ी पहने आती हैं, जब सारा संसार सोता है तभी पंजाब की रानी रेशमी साड़ी पहने हुए आती हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं कि बेचन शर्मा उग्र चॉकलेट खाकर शैतान की मंडली में चिनगारियाँ उड़ाते हैं और जब इंद्रधनुष की भांति दिखाई देती है तो लोगों को घोड़े की कहानियाँ सुनाने लगते हैं और बलात्कार की बात बताकर निर्लज्जता के साथ बताते हैं और कहते हैं कि दोजक की आग क्रांतिकारी की तरह फैल जाएगी। उग्र हंसते हैं। तभी पंजाब की महारानी जो है गल्पांजलि, अंजलि में गल्प लेकर रेशमी साड़ी पहनकर आती हैं, जब सारा सालम सोता है। लेकिन जिसमें इसमें इम्पॉर्टेंट चॉकलेट, इसको याद कर लीजिए 1924, चिनगारियाँ 25, इंद्रधनुष, दोजक की आग 29, बलात्कार 27, निर्लज्जा 29, बस और कोई नहीं है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का एक ही है, तो चंद्रगुप्त, चंद्र से चंद्र गुप्त, वैसे चंद्र में गुप्त की जगह क्या जोड़ देंगे, वैसे भी अलंकार है तो कला, चंद्र कला यानी चंद्रगुप्त चंद्रकला 1929। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है लिली, लिली है, सखी है, सुकुल की बीवी। तो निराला जी कहते हैं कि सखी लिली जो है किसकी है, सुकुल की बीवी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि सखी लिली क्या है, सुकुल की बीवी है। तो लिली 1934, सखी 35, शुकुल की बीवी 1941। भगवती चरण वर्मा, ये इम्पॉर्टेंट है। दो बांके 1926, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्शी, मोर्चा बंदी, इनका सब इम्पोर्टेंट है। तो भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं कि दो बांके आई, इंस्टॉलमेंट किया और तभी मुगलों ने मोर्चा बंदी करके हमारी सल्तनत को बख्श दिया। भगवती चरण क्या कहते हैं कि दो बांके आए और उन्होंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट करके मोर्चा बंदी की और जो है मुगलों ने तभी जो है सल्तनत बख्श दी। दो बांके इंस्टॉलमेंट करके मोर्चा बंदी की, तभी मुगलों ने क्या कर दिया, सल्तनत बख्श दी। दो बांके 1936,
अब बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि किसने पांडे बेचन शर्मा उग्र को राजनीतिक कहानीकार कहा है और किस आधार पर कहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने राजनीतिक कहानीकार कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अभी मान लीजिए पूछा जाए किसके आधार पर कहा है, तो उग्र जी ने अपनी उसकी माँ कहानी लिखा है, उसी के आधार पर इनको राजनीतिक कहानीकार कहा गया है। उग्र की चिनगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है। अब चिनगारियाँ भी पूछा जाता है, अभी हमने आपको पढ़ाया वहाँ कि चिनगारियाँ चिनगारियाँ कहानी संग्रह है, तो इसमें कितनी कहानियाँ हैं? मान लीजिए ये भी पूछ लिया जाए कि जो उग्र जी का कहानी संग्रह चिनगारियाँ हैं, उसमें कितनी कहानियाँ हैं? तो उसमें कितनी कहानियाँ हैं? 12, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया था और चिनगारियाँ उसका नाम ही है। तो जैसे ब्रिटिश सरकार को जो है ने पढ़ा और उसके बारे में जाना, तो 1928 में उन्होंने क्या कर लिया, उन्हें जब्त कर लिया। जैसे प्रेमचंद की सोंजे वतन को जला दिया था, वैसे इनकी अज्ञे की चिनगारियाँ मतलब क्रांतिकारियों को भड़काने के लिए लिखी ही गई थी। तो वो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। निराला कृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से निराला ने एक कृति लिखी थी, जो है सखी, एक कहानी लिखा था। अब उसी को जो है सखी का सन 1945 में वही सखी को परिवर्तित कर दिया। 1945 में उसका नाम रख दिया चतुरी चमार नाम से, क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। कब? पहले ये सखी थी और 1945 में इसको चतुरी चमार करके प्रकाशित कर दिया। अब हम आ गए प्रेमचंद्रोत्तर उग। प्रेमचंद्र उत्तर यानी उत्तर माने बाद के जो कहानीकार हैं उसके बारे में देखिए, ये तो बहुत भाई इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद्रोत्तर युग जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला, ये क्वेश्चन बनता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि जो है किसकी कहानी में व्यक्ति को महत्व दिया गया है, तो किसकी कहानी में दिया गया है, जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी क्या है, खेल, विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने ग्राफी अपनी प्रथम कहानी को माना गया है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी किसे माना गया है, खेल को। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन सी है, तो खेल है। कब कब प्रकाशित हुई, 1928 में, और किस पत्र में, तो विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी, लेकिन जैनेन्द्र जी स्वयं, सब लोग तो मानते हैं कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल है, 1928 में जो है प्रकाशित हुई विशाल भारत में, लेकिन जैनेन्द्र जी खुद जो है किस कहानी को मानते हैं, तो फोटोग्राफी कहानी को अपनी प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन सर खेलिए, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि जैनेन्द्र अपनी किस कहानी को मानते हैं प्रथम कहानी, तो फोटोग्राफी को मानते हैं। अब भाई जैनेन्द्र के सारे कहानी संग्रह और कहानी सब इम्पोर्टेंट है, हमें याद करना इनको। तो फांसी 1929 में लिखा गया, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 48, जय संधि 48। अब हमें याद करना है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि। फांसी के बाद जैनेन्द्र जी फांसी के बाद दो चिड़िया, एक रात दो चिड़िया लेकर नीलम देश की राजकन्या के साथ कहाँ निकल गए, ध्रुव यात्रा चले गए। फांसी के बाद वातायन से निकलकर दो चिड़िया लेकर एक रात में नीलम देश की राजकन्या के साथ ध्रुव यात्रा पर निकल गए। और नीलम देश की राजकन्या क्या पहनी थी, पाजेब, और वहाँ जाकर के उन्होंने क्या कर ली, जय संधि कर ली। जैसे क्या कर ली, संधि कर ली, यानी इसकी समझौता कर लिया। अब फिर से देखेंगे हम कि फांसी के बाद जैनेन्द्र फांसी के बाद वातायन से दो चिड़िया लेकर एक रात में नीलम देश की राजकन्या के साथ ध्रुव यात्रा की। और नीलम देश की राजकन्या क्या पहने थी, पाजेब, और ध्रुव यात्रा करके जैसे क्या कर ली, संधि कर ली। इस तरह आप याद कर लीजिए। फांसी 1929 में है, वातायन
जैनेन्द्र फांसी के बाद वातायन से 2 चिड़िया लेकर एक रात में राजकन्या के साथ ध्रुव यात्रा करके जयसंधि कर ली। और राजकन्या क्या पहनी थी? पाजेब पहनी थी। बस आसानी से पढ़ लीजिए, लेकिन इनका वो भी याद कर लीजिए। फांसी, मान लीजिए पूछा जाए पहला कहानी संग्रह कौन सा है, तो फांसी है इनका 1929 में। वातायन 31, 2 चिड़िया 34, एक रात 35, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 48, जयसंधि 1948। तो इनका भाई एक भी मत छोड़ना, बहुत इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र, और ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं। जयसंधि, अरे वो चर्चित कहानियाँ। अब कहानियाँ देख लीजिए, जो कहानियाँ हैं ये ऊपर जो है कहानी संग्रह थे और नीचे क्या है? कहानियाँ हैं। चर्चित कहानी स्पर्धा है, पत्नी है, कैदी है, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। तो स्पर्धा के बाद पत्नी पत्नी क्या हो गई? स्पर्धा, स्पर्धा वाली पत्नी एक स्पर्धा एक एक स्पर्धा वाली पत्नी, एक कैदी पत्नी। स्पर्धा वाली एक कैदी पत्नी गदर के बाद बाहुबली तत्सत से मिलकर लाल सरोवर में मास्टर जी के साथ जाह्नवी को अपना भाग्य दिखाने गई, अपना भाग्य बताने गई। यानी एक कैदी की पत्नी, एक कैदी की पत्नी स्पर्धा, फिर से देख लीजिए, एक मतलब स्पर्धा पत्नी, यानी एक कैदी की पत्नी स्पर्धा के लिए गदर के बाद बाहुबली और तत्सत के साथ लाल सरोवर में जाकर मास्टर जी और जाह्नवी को अपना भाग्य बताया। तो एक कैदी की पत्नी गदर के बाद स्पर्धा के लिए बाहुबली बाहुबली और तत्सत के साथ लाल सरोवर जाकर मास्टर जी और जाह्नवी को अपना भाग्य बताया। अब जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में लिखकर लिखी गई कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की कहानी, ये पूछा जाता है कि जो है ऐसी कौन सी कहानी है जो इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। मान लीजिए पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे? स्पर्धा। यानी कि जैनेन्द्र की ऐसी कौन सी कहानी है जो इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो कौन सी कहानी है? स्पर्धा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए इनके अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके संग्रह। यशपाल, भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है यशपाल। अब इनका भी पढ़ लीजिए। पिंजड़े की उड़ान है 1939, ज्ञानदान 43, अभिशप्त 43, तर्क का तूफान, भस्मा वृत चिनगारी वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकार, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भोग के 3 दिन। इनके भाई सब इम्पॉर्टेंट हैं, जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान। पिंजड़े की उड़ान के बाद पिंजड़े की यशपाल के पिंजड़े की उड़ान के बाद ज्ञानदान क्या हो गया? अभिशप्त हो गया। पिंजड़े की उड़ान के बाद ज्ञानदान करने वाला क्या हो गया? अभिशप्त हो गया। 3 याद हो गया। पिंजड़े की उड़ान के बाद, यानी यशपाल को भी साथ में लगा लीजिए, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। तो यशपाल के पिंजड़े की उड़ान के बाद ज्ञानदान क्या हो गया? अभिशप्त हो गया। तभी तर्क का तूफान आया और भस्मावृत चिनगारी से वो दुनिया क्या हो गई? नष्ट हो गई। तभी तर्क का तूफान आया और भस्माकृत चिनगारी से वो दुनिया नष्ट हो गई। यानी पिंजड़े की उड़ान के बाद ज्ञानदान अभिशप्त हो गया, तभी तर्क का तूफान आया और भस्मावृत चिनगारी से वो दुनिया क्या हो गई? नष्ट हो गई। तभी यशपाल ने फूलों का कुर्ता पहनकर उत्तराधिकारी को लेकर कहाँ चले गए? धर्म युद्ध करने चले गए।
तभी यशपाल फूलों का कुर्ता पहनकर उत्तराधिकारी को लेकर धर्म युद्ध करने चले गए। अब उसके बाद चित्र का शीर्षक उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। तभी उत्तमी की माँ कहती है कि चित्र, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। तभी उत्तमी की माँ कहती है कि चित्र, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। सच बोलने की भूल मत करो, क्योंकि खच्चर और आदमी इन तीनों के भूख के 3 दिन ज़रूर आते हैं। खच्चर और आदमी इन दोनों के भूख के 3 दिन ज़रूर आते हैं। फिर से देख लीजिए कि यशपाल कहते हैं कि पिंजरे की उड़ान के बाद ज्ञानदान अभिशप्त हो गया, तभी तर्क का तूफान आया और भस्माकृत चिंगारी से वो दुनिया नष्ट हो गई। तभी यशपाल ने फूलों का कुर्ता पहनकर अपने उत्तराधिकारी के के साथ धर्म युद्ध किया। उत्तमी की माँ चित्र से कहती है कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। सच बोलने की भूल जो है मत करो, खच्चर आदमी इन दोनों दोनों का भूख के 3 दिन ज़रूर आते हैं। इस तरह आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आ गई इलाचंद्र जोशी। इनका भाई है कंधार की आत्माएँ, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। जो मैं इम्पॉर्टेंट लगा दे रही हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। धूप रेखा 1948, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएँ 48, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले, जिसमें आहुति है, रोमांटिक छाया है, खंडहर की आत्माएँ हैं, डायरी के नीरस पृष्ठ, ये बहुत आते हैं। तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएँ, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले और फूल। तो जब धूप की रेखा छटती है तभी दीपावली और होली आती है। इलाचंद्र जोशी कहते हैं कि जब धूप की रेखाएं छटती हैं तभी दीपावली और होली आती है। और रोमांटिक छाया में आहुति दी जाती है। खंडहर की आत्माएं डायरी के नीरस पृष्ठ की भांति कटीले फूल और लजीले कांटे की तरह क्या करती हैं, जो है पड़ी रहती हैं। कटीले फूल और लजीले कांटे की तरह चुभती हैं। फिर देख लिए इलाचंद्र जोशी जी कहते हैं कि धूप की रेखाएं जब छटती हैं तो क्या आती है, होली और दिवाली आती है। धूप की रेखा जब छटती है तो होली और दिवाली आती है। रोमांटिक छाया में आहुति दी जाती है, तभी खंडहर की आत्माएं डायरी के नीरस पृष्ठ की भांति कटीले फूल और लजीले कांटे की तरह क्या करती हैं, चुभती हैं। इस तरह याद कर लीजिए। धूप रेखा जब आती है तो दिवाली और होली होती है। इलाचंद्र जोशी कहते हैं कि धूप रेखा जब आती है तो दिवाली और होली होती है। रोमांटिक छाया में आहुति होती है, तभी खंडहर की आत्माएं डायरी के नीरस पृष्ठ की भांति कटीले फूल और लजीले कांटे की तरह क्या करती हैं, चुभती हैं। आशा करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ऐसी ट्रिक से नहीं याद हो सकता तो आप भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। अज्ञेय बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है अज्ञेय जी। तो देखिए विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं इनके। ये जितने ये कहानीकार नीचे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो विपथगा यानी कि विपरीत पथ से चलना, परंपरा के क्या है, अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। ये सब कोठरी की बात है। शरणार्थी, जयदोल, ये अमर बल्लरी तेरे ही प्रारूप हैं। अज्ञेय जी कहते हैं कि विपथगा यानी विपरीत मार्ग पर चलना परंपरा के विपरीत है और ये सब कोठरी की बात है। शरणार्थी, जयदोल, ये जो है अमर बल्लरी जो है ये तेरे ही प्रतिरूप हैं। अज्ञेय जी कहते हैं कि विपथगा परंपरा के विपरीत है और कोठरी की बात है कि शरणार्थी और जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे ही प्रतिरूप हैं। इस तरह आप याद कर लीजिए। तो विपथगा है 1937 में, परंपरा है 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर बल्लरी 1900
1945। उपेंद्र नाथ हस्क, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिंजरा 1944, अंकुर 45, छींटे 49, बैगन का पौधा 70, श्रेष्ठ कहानियाँ पलंग आकाशचारी। तो इनका है पिंजरा है, पहले पिंजरा लिया, फिर उसमें अंकुर किया, फिर छींटे मारे। अब किसका अंकुर किया? बैगन के पौधे का। अस्क जी ने क्या किया? एक पिंजरा लिया, उसमें बैगन के पौधे का क्या कर दिया? अंकुर किया, उस पर क्या मारे? पानी के छींटे मारे। और पलंग बिछाकर आकाशचारी, आकाश में विचरण करने वाले पर 70 श्रेष्ठ कहानियाँ लिख डाली। उपेंद्र नाथ हस्क ने क्या किया? एक पिंजरा लिया और उसमें बैगन के पौधे का क्या कर दिया? मतलब बैगन के बीज का अंकुर कर दिया, उसमें पानी के छींटे मारे और पलंग पर बैठकर आकाशचारी, यानी कि जो है क्या जो है आकाश में विचरण करने वाले पर 70 श्रेष्ठ कहानियाँ लिख डाली। अस्क जी क्या हैं? अस्क जी ने क्या लिया? एक पिंजरा लिया, उसमें एक बैगन का जो है अंकुर करने के लिए उस पर पानी के छींटे मारे और वहीं पर पलंग बिछाकर आकाशचारी, आकाश में विचरण करने वाले पर 70 श्रेष्ठ कहानियाँ लिख डाली। अब विष्णु प्रभाकर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आदि का अंत, आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 47, जिंदगी तेग थपेड़े, धरती घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन, खिलौने, एक कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन का एक और नाम है, ईश्वर का चेहरा। चलिए देखिए, विष्णु प्रभा आदि और अंत, ये इम्पॉर्टेंट है। आदि और अंत, और ये धरती, आदि और अंत सब क्या है? रहमान का बेटा है। आदि और अंत क्या है? सब रहम का बेटा है, रहमान का। और जिंदगी के थपेड़े से धरती क्या होती है? घूम रही है। आदि का अंत क्या है? रहमान का बेटा है, और जिंदगी के थपेड़े से क्या है? धरती घूम रही है। सांचे और कला, अगर सच्ची कला नहीं होगी तो पुल क्या होगा? टूट जाएगा। और मेरा वतन, खिलौने की भांति, एक और कुंती की तरह जिंदगी का रिहर्सल करते हुए आसमान के नीचे जो है कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों, जीवन का एक नाम पर एक और नाम है, ईश्वर का चेहरा। तो साँचे और कला, यानी सच्चाई और कला के साथ अगर नहीं बना तो पुल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मेरा वतन खिलौने की भांति जो है नष्ट हो जाएगा। एक और कुंती जिंदगी का रिहर्सल करने आसमान के नीचे आखिर क्यों आई है? क्योंकि जीवन का एक नाम ईश्वर का चेहरा है। क्योंकि जीवन का नाम एक ईश्वर का चेहरा है। इस तरह आप याद कर लीजिए। अमृतलाल नागर, एक दिल हजार अफसाने। अमृत पीने से कितने हो जाएंगे? एक दिल हो जाएगा। जब आदमी मरेगा नहीं तो उसके 1000 प्रेम हो जाएंगे, 1000 अफसाने। 1986। द्विजेंद्र नाथ निर्गुण, पीला कच्चा कच्चा धागा, देख लीजिए। निर्गुण, द्विजेंद्र नाथ निर्गुण, गुण माने रस्सी होता है, चलो कच्चा धागा, टीला। अमृत राय, जीवन के पहलू, तिरंगे के कफन और इतिहास। अमृत राय का जीवन का पहलू, अमृत राय का जीवन का पहलू कैसे बन गया है? तिरंगे के कफन का इतिहास बन गया है। तिरंगे कफन का इतिहास बन गया है। अमृत राय जीवन का पहलू, तिरंगे कफन का इतिहास बन गया है। रांगे राघव, साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फेन, देवदासी इम्पोर्टेंट है, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। तो रांगे राघव को साम्राज्य का वैभव कैसा है? समुद्र के फेन की भांति है, जो कैसे नष्ट होता रहता है। देवदासी, जीवन के दाने की भांति, अधूरी मूरत, अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ। अधूरी मूरत, अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ। इसमें केवल देवदासी है इम्पॉर्टेंट, और साम्राज्य का वैभव। ईलाचंद जोशी ने हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का, और ये भी पूछा जाता है कि जैसे हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक, ध्यान दीजिएगा।
इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इलाचंद्र जोशी को। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इलाचंद्र जोशी को माना जाता है। अब हम आ गए समकालीन कहानी। नई कहानी से अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नई कहानी नाम किसने दिया? तो किसने दिया? दुष्यंत कुमार ने। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नई कहानी का नाम सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया? दुष्यंत कुमार ने। ये समकालीन कहानी के हैं, ये ध्यान देना। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन। अब देखिए ये क्वेश्चन ये जितने हैं ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी आंदोलन प्रवर्तक। नई कहानी में कितने प्रवर्तक हैं? राजेंद्र भी हैं, मोहन भी हैं और कमलेश्वर भी हैं। तो राजेंद्र मोहन कमलेश्वर। नई कहानी के प्रवर्तक ये 3 हैं, राजेंद्र मोहन कमलेश्वर। आ कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल 1960। सचेतन कहानी के हैं महीप सिंह 1964। सहज कहानी अमृत राय। अमृत कैसा होता है? सहज होता है। मही में क्या होती है? चेतना होती है। और गंगा कैसी होती है? अकह, यानी कि जिसको कहा ही नहीं जा सकता। अकह यानी गंगा कैसी होती है? गंगा के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और सचेतन यानी महीप सिंह। चेतना किसके पास है? मही के पास है, यानी पृथ्वी के, ऐसे पूछा जाए। और सहज क्या है? अमृत सहज होता है। समान अंतर किस में होता है? कमल में। कोई नीला होता है, कोई होता कमल ही है लेकिन कई रंग के होते हैं, तो समान अंतर होता है कमल में। सक्रिय राकेश है। राकेश माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमेशा सक्रिय ही होता है। जनवादी कहानी 1922 में। तो याद कर लिए नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र मोहन कमलेश्वर हैं, जो कि 1956। डेट भी याद कर लीजिए। नई कहानी का वर्ष का है 56 है। नई कहानी के 4 साल बाद आई 60 में। फिर सचेतन कहानी चेतन किस में होती है? मही में होती है, 64 में आई 4 साल बाद। सहज कहानी, सहज के पास क्या होता है? सहज अमृत बहुत सरल होता है, चाहे जो पी ले वही अमर हो जाएगा। तो 68 4 साल बाद ही आई। समांतर कहानी कमलेश्वर की है, 1972 में है, 4 साल बाद आई हैं। फिर उसके बाद आ गई सक्रिय कहानी। सक्रिय चंद्रमा सक्रिय है, 1979 है। और जनवादी कहानी 82। सबसे लास्ट में कौन सी कहानी है? जनवादी कहानी। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले साठोत्तरी को ही गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी कहते थे, लेकिन फिर समकालीन कहानी का नाम बदलकर उन्होंने क्या रख दिया? आ कहानी। इसीलिए आ कहानी के प्रवर्तक हमने बताया कि अकह यानी कि गंगा का वर्णन कहने योग्य नहीं है। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा कि यह कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई रखती हुई नहीं चलती। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, बल्कि वो मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकटबोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसीलिए वह व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, पितु यथार्थ का। वो कहने का मतलब नई कहानी जो है वो पुरानी न तो परंपरा पर चलनी चाहती है, न उसके मूल्यों को टूटने से बचाना चाहती है। उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत है कि मानव पीड़ा जो है और उसके यथार्थ को व्यक्त किया जाए। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, मतलब गंगा प्रसाद विमल यही बताते हैं कि आ कहानी यानी नई कहानी का मतलब आ कहानी का यही है कि मानव की पीड़ा को वास्तविक रूप में दिखाया जाए। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी एक पहलू पर आधारित है। ये कहते हैं कि जिसमें सच्ची कलात्मकता है वो है, और किसी न किसी नए पहलू पर है, यानी कि वो पुराने परंपराओं पर न चले, नए पहलू पर आधारित होनी चाहिए।
डॉक्टर महीप सिंह के आधार मही मही कैसी है? चेतनापूर्ण है, पृथ्वी चेतनापूर्ण है। तो महीप का है चेतना, सचेतन कहानी के है। तो इसका आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ। कहा जाता है मतलब सचेतन कहानी आधार पत्रिका में किस नाम से लिखी गई? सचेतन कहानी विशेषांक के रूप में जो है सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है, तो आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक लिखकर जो है सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किया गया था। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। अब महीप सिंह क्या कहते हैं कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी, यानी कि उसकी वास्तविकता को जानना इसका मेन उद्देश्य है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन की कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय जी कह रहे हैं कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन की कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को, सबका यही कहने का मतलब है कि आप जो है सत्य, सारी बातें सत्य होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से अब अमृत राय, अभी मान लीजिए अभी क्वेश्चन बनता है कि अमृत राय ने नई कहानी आंदोलन किससे प्रारंभ किया? वो सहज कहानी आंदोलन किससे प्राप्त किया? नई कहानी से। नई कहानियाँ एक पत्रिका थी, तो अमृत, मान लीजिए पूछा जाए कि अमृत राय की कौन सी पत्रिका है, तो नई कहानियाँ सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने अकहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित। अब कमलेश्वर ने जो कहानीकार थे उनको भोगवादी कहा और उसका विरोध करते हुए उन्होंने धर्मयुग पत्रिका में अय्यास प्रेतों का विद्रोह इस शीर्षक से लिखा। किसको? कहानीकारों को जो है भोगवादी बताकर उन्होंने धर्मयुग पत्रिका में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक क्या लिखा? लेख प्रकाशित किया। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। ये भी पूछा जाता है कि किस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है, तो समानांतर कहानी है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो सारिका। समानांतर सा से समानांतर, सा से सारिका। तो समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किससे हुआ? तो सारिका से हुआ। राकेश वस ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वस ने कौन सी पत्रिका? तो मंच है उनकी पत्रिका, सक्रिय कहानी का जो है प्रवर्तन किया। राकेश वस ने लिखा कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतना, ऊर्जा और जीवंतता। वही बता रहे हैं ना कि वही सब लोग बता रहे हैं कि जो इन्होंने सक्रिय का मतलब चलते रहना, हमेशा क्रियाशील रहना, वही बस बता रहे हैं कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। जनवादी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मान लीजिए पूछा जाए तो दिल्ली से शुरू हुआ, जनवादी लेखक संघ से। वैचारिक धरा पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। वैचारिक तल पर जनवादी कहानी का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, छोटे तबके के, गरीब, मजदूर, किसान, असहाय, उनके जीवन के संघर्ष को बनाया, उसमें जो है चित्रित किया जाए। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने किसे पहली कहानी माना गया? ये भी क्वेश्चन बनता है कि नामवर सिंह ने पहली कहानी किसे माना है? तो हिंदी परिंदे को जो है पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है कि परिंदे की लतिका, निर्मल वर्मा की कहानी है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। कभी कभी इतना पूछ लेता है
कि सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। किससे ली गई है? तो परिंदे से ली गई है। मुक्ति का यह क्षण इसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है। निर्मल की अनेक कहानियों का, निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं ये, आलोक केंद्र है। हिंदी के समकालीन कहानीकार हैं भीष्म साहनी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। तो कहानी संग्रह है भीष्म साहनी का भाग्य रेखा, कई बार आया है। पहला पार्ट भटकती राख इम्पॉर्टेंट है, पटरिया इम्पॉर्टेंट है, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर और जो है डायन पाली, भीष्म साहनी का इम्पॉर्टेंट है। तो भीष्म साहनी ने क्या किया? पहला पाठ भाग्य रेखा का पहला पाठ भटकती राख को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? भीष्म साहनी भाग्य रेखा का पहला पाठ किसको पढ़ाया? भटकती राख को पढ़ाया। पटरिया वांगचू ने शोभा यात्रा निकाली, निशाचर और पाली डायन का रूप बना ली। भीष्म साहनी भाग्य रेखा का पहला पाठ पढ़ाया, भटकती राख को पहला पाठ पढ़ाया, और पटरिया और वांगचू ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें निशाचर पाली और डायन थे, फिर देख लिए भीष्म साहनी ने भाग्य रेखा का पहला पाठ भटकती राख को पढ़ाया जिसमें पटरिया वांगचू ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें निशाचर पाली और डायन थे। तो भाग्य रेखा इनका सन याद कर लीजिए, 53 में है, पहला पाठ 57। उसके बाद भटकती राख 66 है, पटरिया 73 है, वांगचू 78 है, शोभा यात्रा 81 है, निशाचर 83 है, पाली 89 है, डायन 78 है। मुक्तिबोध काठ का सपना इम्पॉर्टेंट है, सतह से उठता है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति के लिए काठ का सपना बनाओ, काठ का सपना सतह से उठता आदमी, काठ के सपने की भांति सतह से उठता है आदमी, आदमी सतह से उठता है, सतह से। मुक्ति पाने के लिए काठ के सपने की भांति सतह से आदमी उठता है। भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद का है मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए एक दिमाग, इंसान, सितार की तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें मोहब्बत की राहें है, फरिश्ता है, बिगड़े का दिमाग और इंसान हो गया। वैसे भैरव प्रसाद इम्पॉर्टेंट है, 4-5 हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मोहब्बत से ही क्या मिलता है? फरिश्ता आता है, और इंसान बिगड़े हुए दिमाग को सितार के तार की भांति बलिदान कर देता है। इंसान बिगड़े हुए दिमाग को सितार के तार की भांति बलिदान कर देता है। मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल है, मंगली की टिकुली लेकर आप क्या कर रहे हैं। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, मोहब्बत से ही क्या मिलता है? फरिश्ता, और बिगड़े हुए दिमाग वाले इंसान के सितार को तार कर देते हैं। बलिदान की कहानियाँ मंजिल और महफिल में सपने के अंत को आँखों का सवाल बनाती हैं, और मंगली की टिकुली लेकर आप क्या कर रहे हैं, और कहती हैं कि मंगली की टिकुली लेकर आप क्या कर रहे हैं। अमरकांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इनका ज़िंदगी का जोक है, देश के लोग हैं, मौत का नगर है, कुहासा है। बस ज़िंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख, इसमें ये 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजेंद्र यादव की देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, इनका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल और अन्य कहानियाँ। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि खेल खिलौने में वो क्या बनाते हैं? देवताओं की मूर्तियाँ। खेल खिलौने में राजेंद्र प्रसाद क्या बनाते हैं? देवताओं की मूर्तियाँ। और जहाँ लक्ष्मी कैद है वहीं क्या हो जाती है? अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। जहाँ लक्ष्मी कैद है वहीं अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। और छोटे छोटे ताजमहल के किनारे
जो है छोटे छोटे ताजमहल किनारे से क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। किनारे से टूटना, छोटे छोटे ताजमहल का किनारे से टूटना। अपने पार ढोल और अन्य कहानियों, ढोल को हासिल करना है, ढोल को हासिल करना है। यानी राजेंद्र यादव खेल खिलौने में देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है वहीं अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। छोटे छोटे ताजमहल किनारे से क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। अपने पार ढोल को हासिल करना, जो है हासिल करना है, अपने को ढोल को हासिल करना है। मोहन राकेश का सब इम्पोर्टेंट है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। मोहन कहते हैं कि इंसान खंडहर में, नए बादल की, इंसान जो है खंडहर में नए बादल के समान, नए बादल और जानवर की जिंदगी, एक और जिंदगी है, फौलाद का आकाश। इंसान के खंडहर, मोहन राकेश कहते हैं कि इंसान जो है नए बादल की भांति है, जानवर एक जानवर की एक और ज़िंदगी है जो फौलाद का आकाश के समान है। मोहन राकेश इंसान के खंडहर, मोहन राकेश कहते हैं कि इंसान नए बादल की भांति है, जानवर की एक और ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी उसकी फौलाद के आकाश के समान है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और इंसान का खंडहर 50 में लिखा गया। मोहन कहते हैं कि इंसान नए बादल के समान है, एक हो गया। और उसके बाद जानवर की एक और ज़िंदगी है, ये हो गया। उसके बाद एक और ज़िंदगी कैसे है, फौलाद के आकाश की तरह। तो 58 में जानवर एक और ज़िंदगी, 61 में फौलाद का आकाश, 1966 में। चलिए कमलेश्वर बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा निर्बसिया 1957, कस्बे का आदमी 58, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान आज़ादी मुबारक हो। राजा निर्बसिया एक कस्बे में रहता था, एक कस्बे का आदमी था, और खोई हुई, यानी कि वो निर्बसिया होने के कारण उसकी खोई हुई दिशाएं ऐसे जैसे मांस के दरिया की तरह लगती थी, और उसने अपने बयान में कहा आज़ादी मुबारक हो। कमलेश्वर ने कहा कि राजा निर्बसिया एक कस्बे का आदमी है और निसंतान होने के कारण उसकी खोई हुई दिशाएं मांस की दरिया की भांति दिखाई देती हैं, और उसका बयान है, उसने बयान दिया कि आज़ादी मुबारक हो। आ गया होगा शायद समझ में आप लोगों के। धर्म है भारतीय, मुर्दों का गाँव इम्पॉर्टेंट है, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का जो मुर्दों का गाँव कैसा है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी है वैसे मुर्दों का गाँव है, और वहाँ चांद टूटे हुए लोग की भांति है, और जो बंद गली का आखिरी मकान है वही तो धर्म है। बंद गली के आखिरी मकान में कौन रहता है, धर्म रहते हैं, धर्मवीर भारती। इसमें बंद गली का आखिरी मकान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धर्म कहते हैं कि मुर्दों का गाँव स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चांद और टूटे हुए लोग के समान है, और उसमें बंद गली का आखिरी मकान है जिसमें धर्म रहता है, जिसमें धर्म रहता है। अब आगे लक्ष्मी नारायण लाल बहुत इम्पोर्टेंट है भी। सूने आंगन रस बरसे नए स्वर, रेखाएं एक बूंद जल, एक कहानी, डाकू आए थे। वैसे इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बूंद जल पढ़ लीजिए, सूने आंगन रस बरसे। लक्ष्मी सूने आंगन में एक बूंद जल के समान बरस रही है। निर्मल वर्मा का बहुत इम्पोर्टेंट है। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 68, बीच बास में 73, कब्बे और काला पानी। गर्मियों में जलती झाड़ी कब दिखाई देती है, हमें गर्मियों में दिखाई देती है, और बीच बांस में ही क्या मिल गया, काला पानी, वो कब्बा और काला पानी मिला। सूखा परिंदे, सूखा जो है सूखा
परिंदों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सूखा परिंदे के लिए हानिकारक होता है। झाड़ियाँ कब जलती हैं, गर्मियों में। और बीच बहास में क्या आ गया, काला पानी आ गया। और सूखा परिंदे के लिए हानिकारक है। परिंदे 1960 बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका तो बहुत जितने हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जलती झाड़ी 1965, यानी झाड़ी जलती है गर्मियों में, बीच बहास में काला पानी आ गया और सूखा से क्या हो गए, सूखा परिंदों के लिए बहुत हानिकारक है। तो परिंदा 60 में है, कब्बे काला पानी 83 में है, सूखा और अन्य कहानी 1965 में है, जलती झाड़ी 65 में है, पिछली गर्मियों में 68 में है। फणीश्वर नाथ रेणु ठुमरी इम्पॉर्टेंट है। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर इम्पॉर्टेंट है। एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी 1986, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ठुमरी क्या है, ठुमरी एक नाच भी है, एक डांस भी है, और ठुमरी किसी का नाम भी इसमें रखा गया है। ठुमरी को आदिम रात्रि की महक लगती है, तभी वह अग्निखोर से मिलने श्रावणी की धूप में जो है, तभी अग्निखोर एक श्रावणी की धूप में अच्छे आदमी ठुमरी को खाने के लिए आ जाता है। अग्निखोर ठुमरी को लेने आ जाता है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं कि ठुमरी को आधी रात्रि की महक से अग्निखोर एक श्रावणी दोपहर की धूप में अच्छे आदमी के साथ लेने आता है। ठुमरी को आदिम रात्रि की महक से अग्निखोर एक श्रावणी धूप दोपहर की धूप में अच्छे आदमी के साथ लेने आता है। शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया। अब आर पार की माला, आर पार की माला यानी पारदर्शी माला किसे पहनाई जाती है, शिव भगवान को। और शिव भगवान नाराज हो जाए तो कर्मनाशा कर देते हैं, कर्म का नाश कर देते हैं, इसका मुझे भी इंतजार है। और मुर्दा सराय, शिव भगवान कहाँ रहते हैं, मुर्दा जहाँ गाड़े जाते हैं शमशान, मुर्दा सराय में रहते हैं। और वहाँ क्या होता है, अंधेरा हंसता है, अंधेरा हंसता हुआ प्रतीत होता है। और तभी क्या आ जाता है, भेड़िया आ जाता है। तो शिव प्रसाद को आर पार की माला पहनाई, शिव बाबा को आर पार यानी पारदर्शी माला पहनाई जाती है। शिव भगवान कर्म का नाश कर देते हैं। और इन्हें भी इंतज़ार है कि वो मुर्दा सराय में देखते हैं, मुर्दा सराय में रहते हैं शिव भगवान, और वहाँ लगता है कि अंधेरा हंस रहा है, तभी एक भेड़िया आ जाता है। तो आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 58, मुझे इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 66, अर्धे रास्ता 75, भेड़िया 77। मारकंडे पान फूल, मारकंडेय महाराज को क्या चढ़ता है, पान और फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मारकंडेय भगवान को क्या चढ़ता है, पान चढ़ता है, फूल, और पत्थर और परछाइयाँ दिखाई देती हैं, तो मारकंडेय की तरह पत्थर और परछाइयाँ लगती हैं। मारकंडेय कहाँ रहते हैं, महुआ के पेड़ के नीचे रहते हैं। हंसा जाए अकेला, हंसा मारकंड भूदान, भू का दान करते हैं। माही यानी पृथ्वी पर रहते हैं। और मारकंडेय बीच के लोग हैं, यानी कि ना नर है ना नारी है, बीच के लोग हैं। तो मारकंडेय को पान फूल चढ़ता है, पत्थर की परछाई की तरह दिखाई देते हैं, महुए के पेड़ पर रहते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे अकेले हंस की तरह जा रहे हैं। भू का दान करते हैं, किसको, माही को भू का दान करते हैं, और बीच के लोग की तरह दिखाई देते हैं। रघुवीर, रास्ता इधर है जो आदमी हम बना रहे हैं। रघुवीर जी कहते हैं कि जो आदमी हम बना रहे हैं उसका रास्ता इधर है। गंगा प्रसाद विमल, इनका इम्पोर्टेंट है, खोई हुई थाती विध्वंस, बीच की दरार, बस। गंगा प्रसाद का विध्वंस 1965, शहर में बीच की दरार 68, खोई हुई थाती 1995। रमेश बख्शी का एक अमूर्त तकलीफ तलगर सजा, तलघर इनका देख लीजिए 1969 में है। रविंद्र कालिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रविंद्र कालिया की पत्नी कितनी छोटी थी, 9 साल छोटी थी। रविंद्र कालिया की पत्नी 9 साल उनसे छोटी थी।
तभी काला रजिस्टर लाकर उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। रविंद्र कालिया की पत्नी 9 साल छोटी थी, लेकिन काला रजिस्टर लाई और उसमें गरीबी हटाओ लिखकर चकैया नीम का पेड़ का क्या कर दिया, कटवा दिया। चकैया नीम का पेड़ भी कटवा दिया। रविंद्र कालिया की 9 साल की छोटी पत्नी काला रजिस्टर लेकर आई और उसमें लिखा था गरीबी हटाओ और चकैया नीम कटाओ। शैलेश मटियानी दो दुखों का एक सुख। इनका शैलेश मटियानी का है कहानी महाभोज चील तीसरा सुख, यही दो है तीन। तो तीसरा सुख महाभोज, दो दुखों का एक सुख सुहागनी हारा हुआ। तीसरा सुख महाभोज चील, तो महाभोज तीसरा सुख। रामदरस मिश्र बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली घर वह एक दिनचर्या सर्पदंश दरस दंश। बसंत का दिन अपने लिए आज का दिन भी एक कहानी लगातार फिर कब आओगे विदूषक। रामदरस एक क्या है, विदूषक हैं। इन्हें सर्पदंश कर लिया था। इनका घर क्या है, खाली है। बसंत का दिन है अपने लिए, और कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली घर देख लीजिए 1969 है, सर्पदंश है, विदूषक है। अब इनका देख लीजिए शेखर जोशी, ये हैं कोसी का घटवार, इनका इम्पोर्टेंट है। साथ के लोग 1978 में है, हलवाहा 81 में है, मेरा पहाड़ 89 में है, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। तो कोसी का घटवार यानी कोस भर साथ के लोग चलते हैं। फिर हलवाहा कोस भर साथ के लोगों के साथ क्या हलवाहा चलता है। और मेरा पहाड़ डांगरी वाला ऐसा दिखाई देता है जैसे नौरंगी बीमार है। मेरा पहाड़ डांगरी वाला ऐसा दिखाई देता है जैसे नौरंगी बीमार है। शेखर जी कहते हैं कि कोसी यानी कोसी का घट लेकर साथ में हलवाहा चलता है। और वो जो है डांगरी वाला मेरा पहाड़ कहता है कि मेरा पहाड़ डांगरी वाली की तरह डांगरी वाले कहते हैं कि मेरा पहाड़ ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे नौरंगी बीमार है। डांगरी वाले कहते हैं। जोशी कहते हैं कि कोसी का घट लेकर साथ के लोगों के साथ यानी साथ के लोगों के साथ कौन है, हलवाहा भी है। और वो कहता है कि मेरा पहाड़ डांगरी वाले कहते हैं कि मेरा पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे नौरंगी बीमार है। ज्ञान रंजन फेस के इधर उधर इम्पॉर्टेंट है, यात्रा है, क्षणजीवी इम्पॉर्टेंट है, सपना नहीं। तो क्षणजीवी सपना 73 में है, फेस के इधर उधर। अगर आप कंसंट्रेट नहीं हुए, फेस के इधर उधर हुए, तो आपका ज्ञान जो है नष्ट हो जाएगा। यात्रा से ज्ञान बढ़ता है। क्षणजीवी ज्ञान क्षणिक नहीं होता, ये एक सपना भी नहीं है, सपना भी नहीं है। तो ज्ञान रंजन कहते हैं कि अगर फेस के इधर उधर होगे तो क्या होगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा। यात्रा करने से भी ज्ञान होता है। क्षणजीवी नहीं, ज्ञान क्षणजीवी नहीं होता है, सपना नहीं, ये ज्ञान सपना भी नहीं है। तो क्षणजीवी सपना 77 है, फेस के इधर उधर 68 है, यात्रा 1900। काशीनाथ सिंह लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटे, हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी। तो सदी का सबसे बड़ा आदमी यही इम्पॉर्टेंट है। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहाँ है, काशी में है। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहाँ है, काशी में है। लोग बिस्तरों पर कहाँ सोते हैं, काशी में। जगदीश चतुर्वेदी निहंग है, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ। विवर्त किसकी कहानी है, विवर्त एक जैनेन्द्र का भी है और विवर्त शिवानी ने भी लिखा है। विवर्त कहानी जो है जगदीश की भी है। दूध जो है दूधनाथ सिंह सपाट चेहरे इम्पॉर्टेंट है। सुखान पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन। जिसमें सपाट चेहरे वाला आदमी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। तो दूधनाथ यानी दूध बेचने वाला का चेहरा कैसा है, सपाट है, उसके सुख का अंत नहीं है। पहला कदम रखते ही उसे किस माई का शोक गीत सुनाई पड़ता है। और
नमो अंधकार कहकर वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से निष्कासन कर जाता है। तो दूधनाथ यानी दूध वाले का चेहरा कैसा है? सपाट है। सुख का अंत नहीं है। पहला कदम रखते ही उसे माई का शोक गीत सुनाई पड़ता है। नमो अंधकार कह करके धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र सेवा निष्कासन कर जाता है, यानी कि चला जाता है। लेकिन जिसमें सपाट चेहरा इंपॉर्टेंट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन का समय 2002 है, सपाट चेहरा 1967 है, सुकांत 1971 है। गिरिराज किशोर का है चार मोती बेयाब नीम के फूल पेपर वेट इंपॉर्टेंट है गिरिराज किशोर। रिश्ता और अन्य कहानियाँ शहर दर शहर कौन टहला? शहर दर शहर टहल रहे थे, गिर रहे थे। हमारा प्यार कर ले ये देह किसकी? आंद्रे की। तो पेपर वेट देख लीजिए, शहर दर शहर देख लीजिए। हिमांशु जोशी अंततः रथचक्र मनुष्य चिन्ह जलते हुए डैने, ये इम्पोर्टेंट है। सागर तट के शहर, तो अंततः और जलते हुए डैने। हिमांशु जोशी कहते हैं कि अंततः जलते हुए डैने रथचक्र पर दिखाई देते हैं। रमेश चंद्र शाह का है जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र थिएटर। तो इसमें जंगल की आग, जब मोहल्ले में रावण जलता है तो उसकी आग कैसे दिखाई देती है? जैसे जंगल की आग लगी हो। और मानपत्र का थिएटर, यानी जंगल में आग और थिएटर, ये रमेश चंद्र शाह का है। गोविंद मिश्र नए पुराने माँ बाप अंतापुर रगड़ खाती हुई आत्माएं, ये गोविंद मिश्र का है। धांसू अपाहिज खुद के खिलाफ खाक आसमान कितना नीला है, मुझे बाहर निकालो, इनका अंतापुर है। रगड़ खाती आत्माएं, अपाहिज, आसमान कितना नीला है। तो नए पुराने गोविंद मिश्र के नए पुराने दोनों माँ बाप हैं। अंतापुर में उन्हें रगड़ खाती हुई आत्माएं दिखाई दी। तभी अपाहिज ने आकर पूछा कि आसमान कितना नीला है। अपाहिज पागल बाबा आकर के पूछा कि आसमान कितना नीला है। यही दो चार है इसमें। महीप सिंह सुबह के फूल है, उजाले के उल्लू हैं, घिराव है, कुतना और कुछ कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। तो सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, ये इम्पोर्टेंट है। तो महीप यानी मही पर सुबह क्या होते हैं? फूल खिलते हैं। जब उजाला होता है तो उल्लू क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। घिराव हो जाता है। कुछ और कितना और कितने संबंध हैं मही यानी पृथ्वी पर, और कहते हैं कि दिल्ली कहाँ है। तो सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उजाले के उल्लू, घिराव और सुबह के फूल। हृदय अंधेरी गले का रास्ता, हृदय में क्या है? अंधेरी गली कहाँ है? अंधेरी गली का रास्ता कहाँ से गुजरता है? हृदय से गुजरता है। ये एक इतिहास है। और हृदय का उत्तराधिकारी जो है अमर कथा कहकर नागरिक रामलीला में सम्मान पाकर सन 1920 को उसी जंगल में क्या हो गया? गायब हो गया। तो हृदय का उत्तराधिकारी कौन है? नागरिक है, जो अमर कथा और रामलीला सुनकर सम्मान से सन 1920 को उसी जंगल में गायब हो गया। तो अंधेरी गली का रास्ता कहाँ खुलता है? हृदय में खुलता है। उत्तराधिकारी अमर कथा से, उत्तराधिकारी कौन है? नागरिक है, जो अमर कथा सुन करके इतिहास अमर कथा रामलीला का सम्मान पाकर सन 1920 में उसी जंगल के समय में गायब हो गया। अमर कथा इतिहास रामलीला का सम्मान पाकर 1920 में उसी जंगल के समय में गायब हो गया। माहेश्वर का है मास्टर सेवाराम का सपना, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, हंसने वाली औरत। तो इसमें माहेश्वर का डीपी सिंह की डिस्पेंसरी देख लीजिए। कामता ना छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते। इसमें शिकस्त देख लीजिए। विवेकी राह, नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत और गूंगा जहाज, सर्कस। गूंगा जहाज, कालातीत, सर्कस। कालातीत में सर्कस दिखाने वाला गूंगा जहाज था। विवेक से कालातीत में सर्कस दिखाने वाला गूंगा जहाज था। संजीव का सफरनामा, भूमिका और अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया का सबसे हसीन औरत,
दुनिया की सबसे हसीन औरत संजीव की है। किसकी है? संजीव की है। दुनिया की सबसे हसीन औरत किसकी है? संजीव की। ब्लैक होल संजीव। ब्लैक होल, ब्लैक होल में कौन रहते हैं? समजीव, यानी कुछ जीव रहते हैं ब्लैक होल में। मिथिलेश्वर का है इम्पॉर्टेंट है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरि काका, माटी की महक, धरती की गांव, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बिलाल, भोर सोने से पहले, चल खुसरो घर आपनो। तो चल चल खुसरो घर आपनो, रैन भई चौदेश। खुसरो की वो है, जब निजामुद्दीन औलिया का निधन होता है तब खुसरो कहते हैं, वहीं से लिया है। चल खुसरो घर आपने। मिथिलेश्वर बाबूजी 1975। बंद रास्तों के बीच, बाबूजी बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत करने के लिए मेघना का निर्णय चाहते हैं। गांव के लोग विग्रह बाबू कहकर तिरिया जन्म, तिरिया जन्म के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि माटी की महक, धरती गांव की, गांव के हरि हरि काका कहते हैं कि चल खुसरो घर आपनो, भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपनो। यानी मिथिलेश्वर बाबूजी बंद रास्तों के बीच दूसरा महाभारत का निर्णय मेघना से निर्णय लेते हैं और गांव के लोग विग्रह बाबू और को तिरिया जन्म बताकर माटी की महक, धरती गांव की, ऐसा कहकर हरिहर काका से कहते हैं कि भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपनो। शानी का बबूल की छाँव इम्पॉर्टेंट है, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी कहानी, सड़क पर करते। यही बबूल की छाँव इम्पॉर्टेंट है, डाली नहीं फूलती। राकेश वस्त का है अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत। इसमें अभियुक्त ले लीजिए, शुरुआत ले लीजिए। अंतिम प्रजापति, राकेश वस्त कहते हैं कि अंतिम प्रजापति, अब अंतिम और शुरुआत, अंतिम प्रजापति और शुरुआत में अभियुक्त किए जाते हैं। एक और बुद्ध 1986। सेवाराम यात्री का है अकर्मक क्रिया, दूसरे चेहरे, अनासक्त, अनासक्त दूसरे चेहरे, अकर्मक क्रिया। बादशाह हुसैन रिजवी, टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, चार मेहराबों वाली दालान। पीड़ा गणेशिया की, टूटता हुआ भय, चार मेहराबों वाली दलान। चार मेहराबों वाली दालान में गणेशिया की पीड़ा देखकर भय क्या है? टूटता हुआ नजर आ रहा है। चार मेहराबों वाली बादशाह हुसैन यानी रिजवी के चार मेहराबों वाली दालान में पीड़ा गणेशिया के देखकर टूटता हुआ भय नजर आ रहा है। धीरेन्द्र अस्थाना, लोग हाशिए पर हैं, आदमी खोर, मुहिम, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की, जो इसमें लोग हाशिए पर हैं, आदमी खोर, धीरेन्द्र अस्थाना का, लोग हाशिए पर हैं और आदमी खोर। बदी उजमा का अनित्य इम्पॉर्टेंट है, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, जिसमें अनित्य और पुल टूटते हुए, तो अनित्य किसका है? बदी उजमा। अनित्य और पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण अनित्य पुल टूटते हुए देखता है, चौथा ब्राह्मण अनित्य पुल टूटते हुए देखता है। विजय मोहन टट्टू सवार, एक बंगला, न्यारा शेरपुर, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा इम्पॉर्टेंट है, अतिथि देवो भव ये भी है, रफ रफ मेल ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो टूटे हुए पंख, अब्दुल के टूटे हुए पंख पर कितने सवाल हैं? रैन बसेरे में अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, रफ रफ मेल है। अब्दुल जो है टूटे हुए पंख पर कितने सवाल करते हैं? रैन बसेरे में अतिथि क्या होते हैं? देव होते हैं। ये सही है, ये रफ रफ मेल नहीं है। टूटे हुए पंख में कितने सवाल? अब्दुल टूटे हुए पंख पर कितने सवाल करते हैं? रैन बसेरे में अतिथि देव होते हैं, ये रफ रफ मेल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नरेंद्र कोहली का है परिणति संबंध, परिणत और संबंध किसका है? नरेंद्र। शटल, परिणत और संबंध क्या रहे? सटल रहे। परिणत संबंध क्या रहे? सटल रहे। बीच में दीवारें ही दीवारें, जबान, ये इंपॉर्टेंट है, दीवारें ही दीवारें और जबान।
भीमसेन को क्या है, दीवारें और दीवारें ही हैं। ज़बान में क्या है, भीमसेन की ज़बान पर क्या है, दीवारें ही दीवारें हैं। मधुकर पूरा सन्नाटा, पहला पाठ मधुकर। सतीश जमाली प्रथम पुरुष, थके हारे ठाकुर संवाद। बलराम का कलम हुए हाथ, माली के मित्र अनचाहे सफ़र। योगेश का है टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन दो सहारों की तरह मेरा अंतरिक्ष ओलमा कैमरे के गर्व से। बटरोई दिवस हम सड़क के बोले, आगे के पीछे अनाथ मोहम्मद के हिडिम्बा के गांव में। बटरोही का ये इम्पोर्टेंट है, हिडिम्बा के गांव में। बटरोही, बटरोही कहाँ, भीम को हिडिम्बा कहाँ मिली थी, बटरोही यानी मार्ग में ही जाते समय किसी जंगल में हिडिम्बा मिली थी। तो हिडिम्बा के गांव में ही बटरोही टिके थे, यानी कौन, भीम। तो बटरोही हिडिम्बा। उदय प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट है। उदय प्रकाश का है दरियाई घोड़ा, तिरछ 1989। और अंत में प्रार्थना 1994। पालगांव राकेश स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्रा दे दुख, मोहनदास, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो उदय प्रकाश ने क्या लिया था, एक दरियाई घोड़ा लिया था जो तिरछा था। तो उन्होंने अंत में प्रार्थना की। और पाल गोमरा का स्कूटर लिया, पीली छतरी वाली लड़की मिली, उससे अपना दत्तात्रेय का दुख, यानी उसने अपना दुख बताया। तब मोहनदास, मोहदत्त उन्होंने अपना दुख मोहनदास को बताया। उदय प्रकाश को एक दरियाई घोड़ा मिला जो तिरछा था, और अंत में उन्होंने प्रार्थना की, तब उन्हें पाल गोमरा का स्कूटर मिला और पीली छतरी वाली लड़की मिली, और उन्होंने अपना सारा दुख यानी दत्तात्रेय का दुख मोहनदास को बताया। तो दरियाई घोड़ा मिला जो तिरछा था, अंत में प्रार्थना की, तब उन्हें पाल गोमरा का स्कूटर मिला और पीली छतरी वाली लड़की मिली, तो उन्होंने अपना दुख किसको बताया, मोहनदास को बताया। रमेश उपाध्याय का जमी हुई झील है, शेष इतिहास है, नदी के साथ चतुर्दिक पैदल, बदलाव से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में कहाँ हो प्यारीलाल। अर्थतंत्र और अन्य कहानियाँ। योगेश का है परामर्श, मिथ्या चक्र और परामर्श। योगेश ने परामर्श दिया कि चक्र क्या है, मिथ्या है। योगेश ने परामर्श दिया कि चक्र क्या है, मिथ्या है। स्वयं प्रकाश, मात्रा और भार इम्पॉर्टेंट है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म संधान। तो मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आसमां कैसे कैसे, ये दो चार हैं। शिव मूर्ति, शिव भगवान को क्या चढ़ता है, केसर और कस्तूरी चढ़ता है। शिव भगवान को क्या चढ़ता है, शिव की मूर्ति पर क्या चढ़ता है, केसर और कस्तूरी। 1991 में। चंद्रकिशोर जायसवाल, मर गया दीपनाथ इम्पॉर्टेंट है। हिंगवा घाट में पानी, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवेशर कागा लेभागा, किताब में लिखा, अगाध पुरुष, तर्पण। यानी मर गया दीपनाथ। चंद्रकिशोर ने बताया कि दीपनाथ मर गया, उसे क्या देना है, हिंगवा घाट पर क्या देना है, तर्पण देना है। उसे क्या देना है, तर्पण देना है। शालिग्राम शुक्ल, शालिग्राम कैसे होते हैं, काले होते हैं, हंस की तरह, काला हंस। तो शालिग्राम कैसे होते हैं, काला। शालिग्राम कैसे होते हैं, काला। तो काला हंस 1985। रामदेव शुक्ल की उजली हंसी का वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर। उजली हंसी की वापसी, रामदेव, नीलाम घर, उजली हंसी की वापसी। नीलाम घर होने पर उनकी हंसी जो है क्या हो गई, वापस हो गई, रामदेव की हंसी। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, कांटा, सपने का सच। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है कांटा और सपने का सच। नवनीत मिश्र, मरण, मड़िया और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया गया बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया। तो जो नहीं कहा गया 2004 में नवनीत का है। नरेंद्र नागदेव, तमाशबीन इम्पॉर्टेंट है। बीमार आदमी का एक नाव, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वहीं रुक जाए। तमाशबीन 1927। नाग कैसे बीन बजाकर निकाला जाता है, नाग कैसे निकलता है, बीन बजाकर। मदन मोहन ने छलांग मार दी, बड़े बच्चे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, चंपा और अन्य कहानियाँ, हारू। तो छलांग मदन मोहन का है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ये दिनकर नहीं है, दिवाकर हैं। नए गांव में अलग अलग अपरिचय इम्पॉर्टेंट है। बीच से टूटा हुआ इम्पॉर्टेंट है। नया घर चढ़े, सरहद के पार इम्पॉर्टेंट है। धरातल इम्पॉर्टेंट है। मकान, पोखर, माटी, पानी।
तो राम सिंह दिवाकर नए गांव में गए, जहां अलग अलग इनका परिचय कराया गया। और नया सरहद के पार गए, जो बीच से टूटा हुआ धरातल, वहाँ वहाँ देखा बीच से धरातल टूटा है, और सरहद के पार माटी पानी, माटी पानी है, मखान पोखर है और माटी पानी है। तो राम सिंह दिवाकर नए गांव में गए, इनका अलग अलग परिचय हुआ, और उन्होंने देखा कि सरहद के पार बीच से टूटा हुआ धरातल है, और उसमें मखान पोखर और माटी पानी है। मजूर एहतेशाम, रमज़ान में एक मौत, तशबीह तमाशा और कहानी। तो रमज़ान में एक मौत हो गया, तशबीह हो गया। मंजूर, रमज़ान में एक मौत मंजूर है, तशबीह। शैवाल समुद्र गाथा, इम्पॉर्टेंट है। मरु यात्रा, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं। यानी समुद्र गाथा, मरु यात्रा, अरण्य गाथा। यानी शैवाल कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, मरुस्थल में मिलते हैं, अरण्य माने जंगल में मिलते हैं। तो समुद्र कहाँ कहाँ मिलते हैं? दामुल और अन्य, दामुल में भी मिलते हैं। और शैवाल, तो शैवाल समुद्र में मिलते हैं, मरु में मिलते हैं, अरण्य में मिलते हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक, अलग अलग दिशाएं इंपॉर्टेंट है। जो सब चला गया, पिताजी चुप रहे, शहर का हवा है उसकी जमीन शिकारगाह, अलग अलग दिशाएं। कमलाकांत त्रिपाठी, जानकी बुआ और अंतराल, अंतराल इम्पॉर्टेंट है। कमलाकांत त्रिपाठी का क्या है? अंतराल इम्पॉर्टेंट है, 2001। शैलेंद्र सागर, इस जुनून में मकान ढह रहा है, माटी आमीन प्रतिरोध। तो मकान ढह रहा है इस जुनून में, शैलेंद्र कह रहे हैं कि इस जुनून में मकान ढह रहा है, माटी और आमीन प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी इस जुनून में और प्रतिरोध में मकान ढह रहा है, माटी आमीन, माटी आमीन। प्रियंबद एक अपवित्र पेड़, खरगोश फाल्गुन की उपकथा। यानी खरगोश किसका है? प्रियंबद का है, एक अपवित्र पेड़ और फाल्गुन की एक अपवित्र पेड़, खरगोश और फाल्गुन की उपकथा। जयनंदन का है, सन्नाटा भंग हो गया, विश्व बाजार का ऊँट, एक अकेली गानी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत, एक घर फूंक तमाशा। जयनंदन ने कस्तूरी पहचानो मृग और घर फूंक। अखिलेश का है, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति शापग्रस्त अंधेरा। सृंजय इम्पॉर्टेंट है, काम रेड का कोट 1993 में, नंगा 2001। तो आज हमने यहाँ सृंजय मतलब यहाँ तक पढ़ा दिया। अब कल जो बाकी है वो उपन्यास कल पढ़ा देंगे, उसके बाद 100 प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए ले आएंगे, और अच्छे से इसका रिवीजन हो जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।